कहते हैं अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे नाम हैं जो छोटी जगहों से निकलकर जुर्म की दुनिया में छा गए, जो अपराध करते करते इतना आगे निकल गए कि उनका नाम सरहदों के पार भी गुनाहों के लिए जाना गया। अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात ऐसा ही एक नाम है बबलू श्रीवास्तव का, जो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आया। आप सब बने रहिए मेरे साथ, आपको आज ऐसी जानकारी देंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई नॉर्मल सा लड़का जुर्म की दुनिया में इतना आगे कैसे निकल गया। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोशल वारदात पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ये कहानी है माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की। असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला था। उसका घर आम घाट कॉलोनी में था और उसके पिता का नाम विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव, जो जीटीआई स्कूल में प्रिंसिपल थे। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वह अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था, या फिर उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक थी। लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल कर रख दिया और वह कुछ और ही बन गया। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में ला कर रहा था। बात है 1982 की, जब वहां पे छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें एक छात्र को किसी ने चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत से छूटकर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद उसे अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के आरोप में फिर से जेल भिजवा दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वह वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का नाम आ गया था। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा किराए पर ले लिया। इसी दौरान वह अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्रा के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। लॉ की शिक्षा हासिल करने के बाद बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को ज्यादा तरजीह दी। इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी थी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए थे। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया, फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसा वसूल किया। अपहरण की दुनिया में उसने नाम का सिक्का चलने लगा था। छोटे गैंग अपहरण करके पकड़ को लाते और पकड़ को लाकर बबलू श्रीवास्तव को सौंप देते थे और फिर वह सौदेबाजी करके फिरौती की रकम वसूल करता था। पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग के नाम से पुकारने लगे थे। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज से लॉ की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन साथ ही वह अपहरण की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका था। 1984 से शुरू हुआ उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते गए। 1989 में वह पुलिस से बचने के लिए चंद्रा स्वामी से मिला, लेकिन उसके साथ बबलू की ज्यादा बनी नहीं। बबलू वहां से नेपाल चला गया और कुछ साल वहां रहने के बाद 1992 में दुबई जा पहुंचा, जहां नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग से उसकी मुलाकात हुई। मिर्जा दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई। अब सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वह तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1993 में अचानक मुंबई में एक साथ कई धमाकों से दहल गई थी। इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनीज को अलविदा कह दिया। कभी दाऊद के लिए काम करने का मादा रखने वाला छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव अब उसके दुश्मन बन गए थे। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन पुणे में एडिशनल कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
कई साल से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उसमें वे वारदातें भी शामिल हैं जिसकी वजह से उसे लोग किडनैपर किंग कहते हैं। उसने किताब में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसके साथ काम करने का जिक्र भी किया है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंगवार को भी किताब में जगह दी है। इस किताब पर आधारित एक फिल्म बनाए जाने की तैयारी थी, जिसमें अभिनेता अरशद वारसी को बबलू का किरदार निभाना था, लेकिन अभी फिल्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस में पकड़ा गया था। उसके बाद उसे भारत लाया गया। यहाँ उसके खिलाफ करीब 60 मामले चल रहे थे, जिसमें से अब केवल 4 लंबित हैं। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान कई बार ऐसे मामले का खुलासा हुआ जिसमें बबलू की जान लेने की साजिश रची गई थी। इन सभी मामलों के पीछे अक्सर डी कंपनी का नाम आया है। एक बार पुलिस ने खुलासा किया था कि बबलू की हत्या के लिए एक बड़ी सुपारी दी गई थी, लेकिन वह बच गया। फिलहाल वह बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पेशी के लिए बाहर जाते वक्त उसे ब्लड प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर ही लाया जाता है। अब बबलू श्रीवास्तव जेल में ही खुद को सुरक्षित मानता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि उसे पैरोल पर रिहाई मिल सकती है, मगर बबलू ने कभी कोर्ट में पैरोल के लिए पैरवी नहीं की। राजनीति में बबलू की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर वह जेल से छूट जाता है तो उसका इरादा फिल्म बनाने का है। तो यह थी किडनैपर किंग बबलू श्रीवास्तव की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कोई कहानी है या कोई सुझाव है तो आप मेरी जीमेल आईडी socialwardaat@gmail.com पर भेज सकते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।